स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी देश में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और किसी भी देश में जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के सेंट्रल बैंक की होती है। और भारत में भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आरबीआई जवाबदेह भी है, क्योंकि आरबीआई ने भारत सरकार के साथ एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने आरबीआई को एक टारगेट दिया है, जिसके अंतर आरबीआई का एक मैंडेट है कि उसके अंदर भारत की मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन रेट को रखना है। अब आरबीआई ने अपने अक्टूबर बुलेटिन में जो जारी किया है उसमें बोला है कि भारत में जो महंगाई है उसकी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। यह स्टेटमेंट इसमें आया है, फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल बी डॉग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड, आरबीआई ने कहा है नए बुलेटिन में। अब ऐसा क्यों कहा है? देखिए, जब भी आरबीआई की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बोला भारत सरकार के साथ आरबीआई का एक समझौता है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ आरबीआई के बीच समझौता है कि आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो महंगाई को एक लिमिट में रखे। वो लिमिट क्या है? आमतौर से आरबीआई महंगाई को 4% दर पे रखना है, लेकिन लीवे अलाउड है, थोड़ा बहुत तो अलाउड ही होता है। तो मैक्सिमम महंगाई हो सकती है 6% और मिनिमम महंगाई हो सकती है 2%। अब ये 2, 4, 6 ये कौन सी महंगाई है? मैं कई बार कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। ये जो महंगाई दर की हम बात कर रहे हैं, ये हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, यानी उपभोक्ता महंगाई की बात कर रहे हैं, जिसको भारत में किस मूल्य सूचकांक से नापा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन हमारे यहां थोक मूल्य सूचकांक भी है, यानी हम महंगाई थोक के स्तर पर भी नापते हैं, जो है WPI इंडेक्स। तो ये चीज है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये तीनों लिंक हैं, यहां फॉलो कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ चाहिए तो इस पे फॉलो कर लेना, सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो तीनों जगह आप मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। आज के समय क्या है? इंडिया का थोक महंगाई कितनी है? अगर हम थोक महंगाई की बात करें, इंडिया की थोक महंगाई तो 18 महीने में सबसे कम पाई गई है, लेकिन आज भी ये क्या है? 10.7 है। सितंबर की जो महंगाई आई थी, जो पिछले महीने अगस्त के मुकाबले लगभग 2% कम थी फ्रॉम प्रीवियस मंथ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 17 अक्टूबर सेड दैट द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज डॉग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड, यानी ये एक बहुत ही लंबी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि लगातार 2 या 3 क्वार्टर के में लगातार जो 6% का मैक्सिमम आंकड़ा है महंगाई का, वो आरबीआई उसके अंदर महंगाई नहीं ला पाई है, खास तौर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो अक्टूबर की जो बुलेटिन है उन 280 पेज का, वो जारी करते हुए सेंट्रल बैंक ने बोला द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज डॉग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड। लंबी लड़ाई है, गिवन लॉन्ग एंड वेरिएबल लैग्स विच मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट्स एंड फ्रॉट विद अनसर्टेनिटी। मतलब इसका क्या है? देखो, आरबीआई जब कुछ भी डिसीजन लेती है, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो बैंकों के लिए उधार लेना आरबीआई से महंगा हो गया। अब बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इसके लिए कस्टमर्स के लिए, मेरे और आपके लिए। तो ये जो प्रोसेस है कि अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो यहां इंटरेस्ट बढ़ा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का घटना। मतलब ये ऐसे प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में वक्त लगता है, लैग होता है। ऐसा नहीं है कि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और कल उनने इंटरेस्ट बढ़ाया और जब महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है।
तो ये जो लैग है इसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये लंबा वेरिएबल डॉगेड और लंबा समय लगेगा इससे लड़ने को, महंगाई से लड़ने के लिए। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन देखें तो ये अलग अलग है। ये तो आप 10.4% क्या हो गया, सीपीआई फ्यूल और लाइट, यानी तेल और लाइट का जो महंगाई है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि कच्चे तेल का दाम ज्यादा है इस समय। खाने में महंगाई भी बहुत ज्यादा है, 8.4% है। अगर ओवरऑल कंज्यूमर महंगाई देखें तो 7.4% है। और अगर हम खाने और तेल के महंगाई को हटा दें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तो 6% महंगाई है, जो जस्ट आंकड़ा मीट करती है वो 6% मैक्सिमम लिमिट का। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट महंगाई में क्या कर रहा है इस समय, खाने और पीने की चीजों में महंगाई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस वजह से महंगाई हो रही है। अब अगर हम आगे बढ़े, आरबीआई का मतलब क्या है, इफ द मूव सक्सीड, अगर आरबीआई जो कदम उठा रही है इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाकर, अगर ये कामयाब हो जाता है इन्फ्लेशन को कम करने में तो इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक हो जाएगी। और जब कम इन्फ्लेशन होता है और आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको जो नेगेटिव इन्फ्लेशन यानी आपकी ग्रोथ रेट है 8% और आपका इन्फ्लेशन है 2%, तो ये गैप हो जाता है 6% का, तो इसका फायदा आपको मिलता है। जितना ज्यादा ये गैप कम होगा उतना ज्यादा फायदा आपका कम होगा। ग्रोथ रेट 8%, इन्फ्लेशन 2% होगा, तो 6% का गैप है तो आपको एक नेगेटिव इन्फ्लेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा है, ये गैप कम होता है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट किसी भी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो ये नेगेटिव डिफरेंशियल का आपको फायदा मिलेगा अगर इन्फ्लेशन कम हुआ। उसने ये भी बोला आरबीआई ने कि आईएमएफ ने भारत की तारीफ करी है। जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि इस समय जब पूरे विश्व में एक रिसेशन का डर है, मंदी का डर है, भारत डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ ब्राइट स्पॉट देन अदरवाइज डार्क होराइजन, कि भारत एक लौता ब्राइट स्पॉट है और इसको रिकॉग्नाइज किया है आईएमएफ ने और उसका मेंशन किया है अपने अक्टूबर बुलेटिन में आरबीआई ने। तो आरबीआई ने कहना है कि हमारी जो इन्फ्लेशन से लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है और अगर हम इस लड़ाई में जीतते हैं, कामयाब होते हैं, तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर हम आगे बढ़े, आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में और क्या बोला था, यह बोला था कि इंडिया बन सकता है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने यूके को पीछे छोड़ा है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, यूएस है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे क्या है, चाइनीज अर्थव्यवस्था है। नंबर 3 पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, जापानीज अर्थव्यवस्था है। नंबर 4 पे जर्मनी है और नंबर 5 पे हम हैं, इंडिया है। तो आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया अगले 5 साल में यानी आज 2022-2027 तक हम जापान को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा। और उसी में आरबीआई बीच में आ रहा है और इंटरेस्ट बार बार बढ़ा रहा है और आरबीआई कह रहा है ये लड़ाई ज्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि उनके वजह से उनके कहना यह है कि ऐसा लग रहा है इस समय कि जो भारत में महंगाई है वो सिस्टमिक हो चुकी है। सिस्टमिक महंगाई का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसी महंगाई जो किसी भी एक्शन से कम ना हो। तो सिस्टमिक महंगाई को कम करने में ज्यादा वक्त लगता है, तो इसीलिए डॉग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड बोल रहे हैं। ठीक है, कंसिडरिंग इंडियाज प्रोस्पेक्ट फॉर सुपरसीडिंग जर्मनी एंड जापान, IMF's report said that though inflation in India is high but not skyrocketing, current account deficit high, expected to moderate। यानी उन्होंने कहा है, IMF ने कहा है कि चाहे इंडिया के इन्फ्लेशन इस समय ज्यादा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होंगे, कमोडिटी प्राइसेस कम होंगे, भारत में महंगाई और भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको आमतौर से हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, वो कम होगा। उसका
बेहतर इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत एक बेहतर स्थिति में है कि इस रिसेशनरी कंडीशन में, इस मंदी की कंडीशन में भी अच्छा करने की स्थिति में है। तो ये सारी चीजें बोली हैं और आरबीआई ने एम्फसाइज किया है कि ये जो लड़ाई है महंगाई के प्रति, ये लंबी होने वाली है। तो ये है आरबीआई का बुलेटिन। मेरी समझ में, आपको समझ में आया होगा क्या रीजंस है, क्योंकि खास तौर से भारत में जो महंगाई है वो किस वजह से है। आमतौर से भारत में जो इस समय महंगाई है वो खास तौर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, यानी आयातित महंगाई है। क्योंकि हम बहुत सारा 85% अपना तेल, कच्चा तेल विदेश से खरीदते हैं, 54% नेचुरल गैस विदेश से खरीदते हैं, करीबन 54% हम अपना खाने का तेल बाहर से खरीदते हैं। बाकी चीजें बाहर में, बाजार में चीजें महंगी हो रही है तो हमें महंगी मिल रही है। जब हमें महंगी मिल रही है तो देश में महंगाई हो रही है। तो जब बाहर के दाम सस्ते होंगे तो हमारे यहाँ भी महंगाई सस्ते होने के आसार होंगे। ये चीज बोली है आरबीआई ने। तो मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा। अब जाने से पहले अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच, जो आखिरी फाउंडेशन बैच है 2023 का, उसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी 0 स्तर से कराई जाएगी, एकदम बेसिक स्तर से कराई जाएगी। साथ ही साथ सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी इसके अंदर, 900 घंटे से ज़्यादा की, और बाद में वही क्लासेस 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ एक मेंटर दिया जा रहा है, जो आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहेगा, जो आपको पूरी तैयारी के समय हेल्प करेगा, आपको आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेगा। आप डिप्रेस्ड हो, आपको मोटिवेट करेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सारी चीज़ें आपको बताएगा। टीचर तो क्लास में आएगा, बताकर चला जाएगा, डाउट्स ले लेगा, लेकिन क्लास के बाद क्या, मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा दोनों में। जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हो, निपुण हो, उस भाषा के नोट्स ले सकते हो। फिर आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी। अब आप इसमें एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 19,000 रुपये में, अगर आप कोड लगाएंगे केपी लाइफ। इस कोड को लगाइए। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ है, शाम का बैच है, इवनिंग बैच है, 6 बजे शाम से इसकी क्लासेस होंगी। इसी के साथ आप सभी को मैं बता दूं, आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। केपी लाइफ कोड आपको लगाना है 19,000 रुपये। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए ये तीनों जगह फॉलो कर लीजिए। सेशन की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ आप मुझे पीडीएफ में मिल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।